हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज शहर की सबसे बड़ी फैमिली वांग फैमिली के हेड की बर्थडे पार्टी है। शहर का हर बड़ा दिग्गज इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आ रखा है। तभी शहर की सबसे खूबसूरत लड़की रोजी वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आती है। पास ही में खड़ा एक यंग मास्टर बोल रहा होता है, इतना खूबसूरत और टैलेंटेड होने का क्या ही फायदा, जब शादी एक गाँव के गवार से ही करनी थी। इस गवार से बेटर ना तो हम में से कोई भी होता। तभी वहाँ पे एक यंग मास्टर रोजी को रोकते हुए बोल रहे होते, मैंग रोजी कोई गार्डन नहीं जो कि तुम यहाँ पे घुसे चली आ रही हो। ये शहर के सबसे रईस फैमिली वांग फैमिली की बर्थडे पार्टी है। बिना इनविटेशन के ना तुम्हें गेट पे भी खड़े नहीं होने देंगे। अगर तुमने मुझसे शादी करी होती तो आज इस बर्थडे पार्टी में ना पूरे इज्जत के साथ में एंटर कर पाती, लेकिन तुमने तो इस गवाह सूचन को चुना। अब इसे शादी करने का मतलब है जिंदगी भर एम्बेसमेंट को सहना। तभी रोजी उसको इग्नोर करते हुए जाके गार्ड को अपना इनविटेशन कार्ड देती है। गार्ड को देखते हुए गार्ड बोल रहा होता है, माफ करेगा लेकिन मैंने ऐसा कार्ड ना आज से पहले कभी नहीं देखा। मुझे अपने मैनेजर से कंफर्म कराना होगा कि आखिर ये कार्ड वैलिड भी है कि नहीं। रोजी बोल रही होती है, पर ये कार्ड तो सूचन लेके आया था, आखिर ये फेक कैसे हो सकता है। हंसते हुए वो यंग मास्टर बोल रहा होते, इस गवार के ऊपर भरोसा करके तुमने कराई ना अपनी बेइज्जती। तुम फेक इनविटेशन के साथ में एंटर करने का ट्राई कर रही थी, इससे बेकार क्या हो सकता है। अगर तुम मेरे साथ होती ना तो ऐसा कभी भी नहीं होता। रोजी की मॉम भी बोल रही होती है, हमें यंग मास्टर ली के साथ ही एंटर कर जाना चाहिए। सू चैन को छोड़ो, तो एक बहुत ही बेकार इंसान है। रोजी बोल रही होती है, भले ही आप लोग कुछ भी क्यों ना बोलो, लेकिन मेरे को सूचन के ऊपर ना पूरा भरोसा है। और यंग मास्टर ली, तुम ना अपने काम से काम रखो। अगर एक और बकवास करी ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तभी यंग मास्टर ली रोजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर उसका हाथ पकड़ते हुए सूचन बोल रहा होता है, तेरी हिम्मत कैसे मेरे वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की। सच कहूँ तो तुझे से 2 कड़ी के इंसान को ना मुझे मुंह लगाने का मन नहीं करा था, क्योंकि अगर मैं तेरे को मुंह लगा दिया ना तो तेरी कीमत बढ़ जाएगी। तभी यंग मास्टर ली बोल रहे होते, इस कमीने को सबक सिखाओ, इसका घमंड तो आज मैं तोड़ूंगा। तभी 20 तगड़े गनमैन को लेके वांग फैमिली का बटलर बाहर निकलता है। वांग फैमिली का बटलर बोल रहा होता है, किस कुत्ते की इतनी हिम्मत हो गई कि वो वांग फैमिली के चीफ गेस्ट के साथ में ऐसे बिहेव करेगा। अगर तुम वांग फैमिली के हेड को ऑफेंड करोगे तो हम तुम्हें एक बार के लिए माफ कर सकते हैं, पर हमारे देवता सूचन को ऑफेंड करने वाले को हम माफ नहीं कर सकते। मास्टर सूचन, प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि हम गरीबों की पार्टी में आप खुद आएंगे। प्लीज अंदर आइए, हमारे फैमिली हेड आपका वेट कर रहे हैं। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते, आखिर कौन है ये सूचन। वांग फैमिली जो कि बड़ी सी बड़ी फैमिली को घास नहीं डालती, वो इस बंदे को अपना देवता बुला रही है। और आखिर क्यों शहर की सबसे सुंदर लड़की इसके पीछे बड़ी बड़ी हस्तियां पड़ी हुई थी, उसने एक गाँव के गवार बंदे से शादी कर ली। आखिर कौन है ये सूचन और इसकी सच्चाई क्या है, वो देखेंगे आगे कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर सूचन बोल रहा होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ 10 साल का था जब मेरी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया। कमजोर और लाचार, उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तभी मेरी हेल्प करने के लिए वहाँ पे एक बहुत ही काइंड ग्रैंडपा आए, जिन्होंने मुझे उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला और मुझे मिलाया मेरे मास्टर से। आज मास्टर के साथ में पहाड़ों पर रहते हुए मेरे को पूरे के पूरे 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से मैं लगातार अपने रिवेंज के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ और आज फाइनली मैं उस लेवल तक पहुँच चुका हूँ, जबकि मेरे मास्टर ने भी मेरे को बोल दिया कि उनके पास में मुझे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं। अब वक्त आ चुका है कि मैं माउंटेन के नीचे उतरूं और उन लोगों को सबक सिखाओ जो लोगों ने कभी मेरे साथ में बुरा किया था। मेरे माउंटेन से जाने से पहले मेरे मास्टर ने मेरे को एक आखिरी बात बोली थी कि अपने रिवेंज से पहले मैं उनके काइंडनेस को रिपे करूं, जिन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में मेरी हेल्प करी थी। सच कहूँ, अगर मेरे को मेरे मास्टर नहीं भी बोलते ना, तभी मैं सबसे पहले उन ग्रैंडपा के पास जाता जिन्होंने मेरी उस टाइम पे हेल्प करी थी, क्योंकि वो ग्रैंडपा मेरी इकलौती फैमिली है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें उन्हीं ग्रैंडपा के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ग्रैंडपा के बॉडी के सामने कुछ गुंडे खड़े होते हैं। गुंडे बोल रहे होते हैं, हमने सुना है कि तुम्हें वांग फैमिली का इनविटेशन आया है, चुपचाप से वो इनविटेशन हम लोग को दे दो, वरना यहाँ से एक नहीं बल्कि 3 अर्थी उठेंगी। और कमाल की बात तो ये है कि उन कॉफिन्स को उठाने वाला ना यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। चुपचाप हम लोग को इनविटेशन सौंप दो, आखिर तुम 2 औरतें क्या ही कर लोगी। पास ही में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं, मैंग फैमिली के हेड को मरे हुए ना 2 घंटे भी नहीं हो रहे और अभी से उनकी फैमिली कमजोर पड़ना स्टार्ट भी हो गई। मैंग फैमिली का ड्रीम ग्रुप और झाओ फैमिली का एक्सीलेंस ग्रुप हमेशा सही राइवल रही है, पर हेड के जिंदा रहते हुए ना कभी भी इन लोग की हिम्मत नहीं हुई कि आगे से कुछ भी कर ले। पर अब फैमिली हेड के मरते ही ये डायरेक्टली अटैक करने के लिए आ गए। ये इन लोगों से वो इनविटेशन मांग रहे हैं जिसके ऊपर मैंग फैमिली का पूरा फ्यूचर टिका हुआ है। सच में हम लोग को तो मैंग फैमिली वालों के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, पर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। आखिर झाओ फैमिली से पंगा कौन लेगा। भगवान करे कोई यहाँ पे इन लोग को बचाने के लिए आ जाए। तभी वो गुंडा बोल रहा होता है, तुम लोग किस भगवान से प्रे कर रहे हो। अगर यहाँ पे मैंग फैमिली वालों को बचाने के लिए खुद भगवान भी नीचे उतर के आ जाए ना, तो भी वो इन लोग को बचा नहीं सकते। कौन है इतना हिम्मत वाला जो कि यहाँ पे आके इन लोग को बचाएगा। इन लोगों की भलाई इसी में है कि इनविटेशन को हम लोग को सौंप दे। एंड मतलब बचाने के लिए हीरोज ना सिर्फ और सिर्फ किसी कहानियों में आते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी घर के मेन गेट से सूचन एंटर करता है
आगे बढ़ते हुए गुंडा बोल रहा होता है तो शकल से ना कोई गरीब भिखारी लग रहा है। अगर तू यहाँ पे इस फैमिली से भीख मांगने के लिए आया था ना तो यहाँ से उल्टे पैर लौट जा, क्योंकि आज तो ये बेचारी फैमिली खुद ही डिस्ट्रॉय होने वाली है। सूचन बोल रहा होता है अच्छा ये फैमिली डिस्ट्रॉय होने वाली है, मैं भी देखता हूँ कि मैं रहते वैसा कौन करेगा। तभी सूचन उस बंदे को उठाते हुए अंदर फेंक देता है। चिढ़ते हुए वो गुंडा बोल रहा होता है कि कौन है वो कमीना जिसने की हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत करी। तभी अटैक करते हुए सूचन बोल रहा होता है लगता है कि तुम अपने बाप को नहीं पहचानते, इतनी बड़ी गलती करे तुम्हें पनिश तो करना ही होगा। गुंडा बोल रहा होता है आखिर ये भिखारी अंदर कैसे आया, बाहर मैंने 20 बॉडीगार्ड को खड़े किए थे, क्या बोलो ये भिखारी तक को रोक नहीं पाए। सूचन बोल रहा होता है तुम उन कचरों की बात कर रहे हो जो कि जमीन में पड़े हुए हैं, माफ करना मेरे को पता नहीं था कि ये बॉडीगार्ड से मेरे को लगा कि ये पंचिंग बैग है, इसी वजह से मैंने इन लोगों को पटक के पीट दिया। आगे बढ़ते हुए गुंडा बोल रहा होता है तू ना बहुत बन रहा है, ली हाई के सामने जितने भी लोग ओवर स्मार्ट बने हैं ना वो अपने 2 पाँव पे खड़े नहीं रह पाए। तभी उसे मारते हुए सूचन बोल रहा होता है साइड हट हवा ने दे। सूचन को रोकते हुए रोजी बोल रही होती है तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ पे आने के पीछे का इरादा क्या है। तभी ग्रैंडपा को देखते हुए सूचन बोल रहा होता है लगता है कि मैंने देर कर दी, ग्रैंडपा मुझे माफ करेगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ग्रैंडपा की सांसें चल रही होती है, उनको यहाँ पे किसी ने ऐसा पोजन दे रखा है जिसकी वजह से वो अधमरे हो चुके हैं। पर चलो कोई बात नहीं, अब मैं इनको बता सकता हूँ। पीछे खड़ी रोजी बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, मेरे ग्रैंडपा की बॉडी को छोड़ दो। लेकिन तभी हमारा सूचन उनके सर के अंदर निडल डाल देता है। शॉक्ड होते हुए डॉक्टर बोल रहा होता है मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा, इस बच्चे के हाथ में द ग्रेट संजीवनी निडल है, एक ऐसी निडल जो कि मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो खांसने लगते हैं, वहीं ग्रैंडपा को नजर देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। सूचन सोच रहा होता है अच्छी बात है कि मेरे को देर नहीं हुई थी। वहीं ग्रैंडपा को चेक करते हुए डॉक्टर बोल रहा होता है इनकी पल्स बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इनको देख के बोल सकता हूँ कि अंदर से ना 20 साल और भी यंग हो चुके हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं डॉक्टर ली क्या आपने मेरे को बचाया है। डॉक्टर ली बोल रहे होते नहीं नहीं, मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ कि किसी को मौत के दरवाजे से वापस लेके आ जाऊँ, वो तो ये यंग मैन है जिन्होंने आपके ऊपर संजीवनी निडल का यूज किया है, अगर ये नहीं होते ना तो आज आपको कोई भी नहीं बचा पाता। सूचन बोल रहा होता है ग्रैंडपा उम्मीद है कि आप मुझे नहीं भूलोगे। खुश होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं सूचन मेरे बच्चे तुम वापस आ गए। सूचन बोल रहा होता है हाँ मैं वापस आ गया, अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस फैमिली के आसपास भी ना कोई भी दिक्कत नहीं आ पाएगी। आगे हम देखते हुए सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आगे होते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं आज से 10 साल पहले जब हम लोगों ने तुम्हें अडॉप्ट किया था ना तब हमारी फैमिली को लेके एक प्रेडिक्शन हुई थी कि आगे चल के तुम्हें हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे, और देखो 10 साल बाद तुमने वो बात सच करके दिखा दी। सच में मेरे बच्चे तुम तो काफी ज्यादा बड़े और बहुत ही हैंडसम हो चुके हो। वैसे आके तुम्हारे मास्टर कैसे वो साथ में नहीं आए। सूचन बोल रहा होता है आपको तो पता ही है कि वो दिन में पी के पड़े रहते हैं, उन्होंने मुझसे लास्ट बात यही बोली थी कि मैं कहीं भी जाने से पहले मैंग फैमिली जाके आऊँ, और देखिए उनका कहना बिल्कुल सही निकला। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मेरे को तुमसे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तुम्हारे मास्टर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम 10 साल बाद में ट्रेनिंग करके आओगे ना तब मैं एक ग्रैंडडॉटर से शादी करोगे। तभी वहाँ पे आते हुए रोजी की मॉम बोल रही होती है डैडा यहाँ पे क्या बोल रहे हो, हमारी रोजी एक बहुत ही केबल सीईओ है, आपकी एब्सेंस में ना कंपनी को उसने संभाला है, वो इतनी काबिल लड़की है कि उसको तो कोई भी मिल सकता है, आप उसकी शादी एक गाँव के गवार से करना चाहते हो, आपको ये लड़का किस एंगल से हमारी रोजी के लिए वर्दी लग रहा है। सूचन बोल रहा होता है ग्रैंडपा मेरे को लग रहा है कि ये बिल्कुल सही बोल रही है। तभी चिढ़ते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते क्या सही बोल रही है, डायना तुम बोलने से पहले एक बार सोचते नहीं हो क्या, तुम यहाँ पे सूचन के बारे में बकवास करे, तुम्हें पता भी है क्या कि ये कौन है। रोजी हमारे घर की बच्ची है, इसी वजह से मेरे को बोलने में बिल्कुल भी सही लग रहा, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो, सूचन उसको मिल रहा है ना वो उसकी किस्मत है, वरना ये बच्चा जिस भी लड़की के ऊपर हाथ रख देना वो लड़की इसको मिल सकती है। साथ ही ग्रैंडपा सोच रहे होते इसको नहीं पता सूचन जिस मास्टर का सक्सेसर है ना उनके हाथों का बनाया हुआ कचरा बिना इस पूरी की पूरी फैमिली के वर्ड से ज्यादा की वैल्यू रखता है, उनका सक्सेसर हम लोगों को मिल रहा है, ये हमारी किस्मत है। और सूचना कि तुम क्या हाँ में हाँ मिला जा रहे थे, ये मत बोलना कि तुम्हें मेरी ग्रैंडडॉटर पसंद नहीं, फटाफट से कोई जाओ जाके रोजी को बुला के लेके आओ, तुम रोजी से ना सही से मिले नहीं इसी वजह तुम ऐसी बातें कर रहे हो, एक बार उससे मिलो फिर मेरे को भरोसा है कि तुम्हें पक्का से पसंद आएगी। तभी वहाँ पे आते हुए रोजी बोल रही होती है ग्रैंडपा आपने मेरे को बुलाया क्या। सूचन सोच रहा होता है वैसे पहले मैं काफी जल्दबाजी में था इसी वजह से मैं नोटिस नहीं करा, रोजी सच में है तो काफी खूबसूरत। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं सूचन अब बोलो आखिर तुम्हारे मेरे ग्रैंडडॉटर के बारे में क्या सोचना है। रोजी बोल रही होती है ग्रैंडपा के यहाँ पे क्या बोल रहे हो। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं सूचन के मास्टर और मैं तुम लोगों की शादी ना बचपन ने तय कर दी थी, अब जबकि तुम दोनों बड़े हो चुके हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ना अभी कभी शादी कर लो। शॉक्ड होते हुए रोजी बोल रही होती है तो ये वो सूचन जो कि हम लोग के साथ पहले रहा करता था, सच में सूचन तुम तो बचपन से काफी चेंज हो गए, वैसे आके तुमने ग्रैंडपा को ठीक कैसे किया था।
साथ ही रोजी सोच रही होती है आज से 10 साल पहले सूचन को ग्रैंडपा ने प्रोटेक्ट किया था और 10 साल बाद में हमारे इतने मुश्किल टाइम पे इसने हम लोगों को अकेले प्रोटेक्ट कर लिया। इस बंदे के अंदर ना कोई तो खास बात है। सच में मुझे ये बंदा बहुत ही पसंद आया। सूचैन बोल रहा होता ज्यादा कुछ नहीं, वो मेरे हाथ की सफाई थी। तभी हंसते हुए रोजी बोल रही होती है तुम तो बड़े ही इंटरेस्टिंग भी हो। ग्रैंडपा बोल रहे होते रोजी आके तुम जा कर रही हो। रोजी बोल रही होते रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे मैंने साइन कर दिया है, ऑफिशियली हम लोग की शादी हो चुकी है। आप तो यही चाहते थे ना। खुश होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते सच में आजकल के तो बच्चे बड़े ही तेज है, चलो तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम करा। वहीं सूचन सोच रहा होता है मेरे को लगा था कि मैं माउंटेन से नीचे आने के बाद अपना रिवेंज लूंगा, पर नीचे आने के बाद जो मैंने पहला काम किया वो शादी है। वैसे अगर सच कहूँ तो रोजी काफी खूबसूरत है, इसी वजह से मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं। तभी रोजी को खींचते हुए डायना बोल रही होती है इधर आओ, मेरे को तुमसे बात करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें पता भी है क्या कि सूचन कौन है? वो एक गांव में रहने वाला गवार है। एक बार उसके कपड़े देखो, ना ड्रेसिंग सेंस है और ना ही रहने सहने का ढंग है। आखिर वो तुम्हारी बराबरी कैसे करेगा? रोजी बोल रही होती है मॉम मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आपने यहाँ पर जितनी भी चीजों के बारे में जिक्र किया है ना, वो सब कुछ वो वक्त के साथ में सीख सकता है, पर जिस तरीके से उसने ग्रैंडपा को ठीक कर दिया वो काम हम पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर पाते। और मैंने ग्रैंडपा को इतना खुश कभी नहीं देखा जितना कि वो मेरे को आज दिख रहे हैं। अगर ग्रैंडपा की खुशी के लिए मेरे को शादी करनी पड़ रही है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, उनकी खुशी के लिए मैं इधर तो कर ही सकती हूँ ना। और वैसे भी मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। चिढ़ते हुए डायना बोल रही होती है तो बचपन से अपने ग्रैंडपा के साथ रही हो, पर मेरी बात मानो तुम्हें इस रीजन के ऊपर ना पक्का से रिग्रेट होगा। ये गांव का गवाह हमारी मैंग फैमिली का सन इन लॉ बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं। आज नहीं तो कल तुम इसको घर के बाहर फेंकोगी। ग्रैंडपा बोल रहे होते सोचन तुम अभी शहर में आए हो, तुम्हारे पास कोई काम तो होगा नहीं, कैसा रहेगा कि तुम रोजी की कंपनी के काम में हेल्प कर दो। अब तो फ्यूचर में कंपनी को तुम दोनों को मिलकर ही संभालना है। मैं तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी ना $3 लाख ईयरली रख रहा हूँ, अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए होगा तो बता देना। सूचन सोच रहा होता है ग्रैंडपा की बॉडी के अंदर जो पोजन है ना वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, इनके पोजन को खत्म करने में भी टाइम लगेगा। और मुझे उस बंदे को भी ढूंढना इसने कि इनको इतना खतरनाक पोजन दिया है, हो ना वो इनका कोई बहुत ही करीबी इसने कि इनको पोजन दिया है, क्योंकि काफी टाइम से इनको लगातार पोजन दिया जा रहा था। इसी वजह से इनकी बॉडी अंदर तक काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। एक सन इन लॉ के तौर पर मैं काफी ज्यादा क्लोज रह पाऊंगा और पूरे मैटर को इस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर पाऊंगा। आगे जो हमारा सूचन होता है वो कंपनी आ गया होता है। सूचन सोच रहा होता है काम खत्म होने के बाद मैं हर्ब्स के लिए ना डॉक्टर ली से मिलूंगा। वैसे भी मैं भले ही ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास में करने के लिए कोई भी काम नहीं। तभी वहाँ पे आते हुए डायना बोल रही होती है तुम यहाँ पे हो, लो ये 5 मिलियन का चेक और फटाफट से ऐसे निकल जाओ। सूचन बोल रहा होता है यहाँ पे पूरे के पूरे 1 साल तक काम करने के लिए सिर्फ $3 लाख और यहाँ से जाने के लिए $5 मिलियन। मदर इन लॉ आखिर आप मेरे ऊपर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हो? चिढ़ते हुए डायना बोल रही होती है मेरे को मदर इन लॉ बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं। मुझे तो नहीं पता कि आखिर तुमने कौन सा काला जादू किया है जिसकी वजह से तुम रोजी और डैड को काफी ज्यादा पसंद आ चुके हो, पर मेरे को ना तुम रत्ती भर नहीं पसंद। ये पैसे लो और हमेशा हमेशा के लिए हम लोग की नजर से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें हमारी मैंग फैमिली के आसपास भी देखना नहीं चाहती। डायना सोच रही होती तो पहाड़ों पे रहता था, इसके लिए तो 5 मिलियन काफी ज्यादा है, पक्का से ये पैसे लेके यहाँ चला जाएगा। लेकिन तभी सूचन उस चेक को लेते हुए फाड़ देता है। सूचन बोल रहा होता है 5 मिलियन तो क्या, अगर आप मैंग फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी में सामने लाकर रख दोगी ना तो भी मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी नजरों में ना इन पैसों की कीमत होगी, लेकिन मेरी नजरों में सिर्फ और सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। डायना सोच रही होती है ये लड़का ना बड़ा ही समझदार है, इसे पता है कि जब मैंग फैमिली हाथों में आ रही है तो फिर आके ये 5 मिलियन में क्यों माने। पर मैंने अपने रोजी को लेके बहुत सारे सपने देख रखे हैं, अगर वो अमीर फैमिली में शादी नहीं करेगी तो फिर आखिर मेरी लाइफ अच्छी कैसे होगी। ये कमीना बड़ा ही स्मार्ट बन रहा है ना, इसको तो सबक मैं सिखाऊंगी। डायना बोल रही होती है तुमने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है ना, चलो फिर मैं तुम्हें अपना पहला टास्क देती हूँ। सेक्रेटरी ल्यू डॉक्यूमेंट रेडी हो चुके हैं ना, आँख खोल के सूचन डॉक्यूमेंट्स को देख लो। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोगों ने टियान ट्रेडिंग कंपनी वालों को 10 मिलियन का उधार दे रखा है और अभी उसे कलेक्ट करने के लिए तुम और सेक्रेटरी ल्यू जाओगे। वैसे ये काम ना रोजी को करना था, लेकिन तुम्हें पता है ना कि वो कितनी बिजी है। उम्मीद है कि तुम ये काम जल्दी ही कर लोगे। सेक्रेटरी ल्यू सोच रही होती है आखिर मैडम ये क्या कर रही है। जो टियान ट्रेडिंग कंपनी उनको वन फैमिली का सपोर्ट है। लास्ट टाइम हमारे ड्रीम ग्रुप से ना एक बंदा उनसे पैसे वापस मांगने के लिए गया था, पर पहले तो उन लोगों ने दिए नहीं, उल्टा उस बंदे के हाथ पांव तोड़ दिए। अभी तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं हुआ और मैडम इस नए बंदे को भेज रही है, पता नहीं इस बंदे के साथ में क्या होगा। सूचैन बोल रहा होता है पैसे की तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन मदर इन लॉ जब ये काम मैं पूरा कर दूंगा ना तो आपको मेरे को झुके सलाम करना होगा। चिढ़ते हुए डायना बोल रही होती है ठीक है, मेरे को तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये बोलते है वो वहाँ चली आती है। तभी सेक्रेटरी लू को रोकते हुए सूचन बोल रहा होता है तुम्हारे पेट में दर्द रहता है क्या। शॉक्ड होते हुए ल्यू बोल रही होते तुम्हें कैसे पता चला। सूचन बोल रहा होता है मुझसे एक मसाज ले लो, सिर्फ और सिर्फ उसके 8,000 लगेंगे, तुम्हारे दर्द को मैं हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। तभी वहाँ जाते हुए ल्यू बोल रही होती है तुम तो एक ठरकी इंसान हो।
सूचन सोच रहा होता है आखिर मैंने क्या गलत बोल दिया। अगर तुम्हें मसाज नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, रोज सुबह ना मेरी बताई हुई हर्बल टी पियो, उससे भी तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। सूचन सोच रहा होता है मास्टर ने मेरे को बताया था कि जो चीज वो मेरे को सिखा रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा काम की है और यहाँ पे सभी लोग मेरे काम की बहुत ही वैल्यू करेंगे, पर मैंने तो यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए और लड़की मेरे को ठगी बोल के चली गई। तभी वहाँ पे आते हुए रोजी बोल रही होती है सेक्रेटरी लोग का फेस इतना लाल क्यों रखा है। चलो अच्छी बात है सूचन, तुम मेरे को यहीं पे मिल गए। आज रात को हम लोग को ना वांग फैमिली की पार्टी में जाना है, इस कार में कुछ पैसे इसको लेके जाओ और अपने लिए नए अच्छा सा आउटफिट खरीद लेना। मैं चाहती हूँ कि तुम आज की पार्टी में बेस्ट लगो। सूचन सोच रहा होता है माँ भले ही कैसी भी हो लेकिन बेटी ना बहुत ही अच्छी है। आगे जो हमारा सूचन होता है वो डॉक्टर ली के क्लिनिक में आ गया होता है। जैसे ही वो वहाँ पे आता है तो वो देखता है एक बंदे को जो कि डॉक्टर ली को पीट रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है मैं तुम्हें एक मिरेकल डॉक्टर मानता था, पर सच कहो तो तुम तो एक धोखेबाज निकले। मैंग फैमिली के जो ओल्ड मैन थे ना वो जिंदा थे, पर पता नहीं तुमने कैसे इलाज करके उनको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। अच्छा हुआ कि वो अपने फ्यूनरल से पहले जाग गए, वरना तुम्हारे चक्कर में लोग तो उनको गार्ड कर आए थे। वैसे ही तुम 5 दिन से ना मेरे भी डैड का इलाज कर रहे हो और अभी तक उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। पहले मेरे को शक था लेकिन अब मैं क्लियर हो चुका हूँ, तुम एक बहुत ही बड़े धोखेबाज हो। डॉक्टर ली बोल रहे होते हैं मिस्टर वांग मेरी बात तो सुनिए, आपकी डैड की तबीयत सच में काफी ज्यादा खराब है, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की ट्रीटमेंट से उनको ठीक करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वांग बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूंगा। अब मैं अपने डैड का इलाज ना तुमसे नहीं कराने वाला, मैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर चुका हूँ, पता चला कि मेरे डैड को तुम फालतू में मरवा दो। तभी वहाँ पे आते हुए सूचन बोल रहा होता है ब्रदर तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स अपने पेशेंट को बचाने के लिए ना हमेशा अपना बेस्ट देते हैं, पर आखिर में होते वो भी ह्यूमंस ही है, उनकी भी एक लिमिट होती है। अगर तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर ठीक नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाओगे। चिढ़ते हुए वांग बोल रहा होता है तू कौन है बे और तू क्यों फालतू में यहाँ पे ज्ञान झाड़ रहा है। डॉक्टर ली बोल रहे होते तो डिवाइन डॉक्टर सूचन है, वही डॉक्टर जिन्होंने ओल्ड मैन को रिवाइव किया था। अगर इस पूरी दुनिया में आपके डैड को कोई ठीक कर सकता है ना तो वो यही है। सूचन बोल रहा होता है डॉक्टर ली आपने मेरे को ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। वही शॉक्ड होते हुए वांग बोल रहा होता है इतना यंग लड़का के डिवाइन डॉक्टर कैसे हो सकता है। आगे जो हमारा सूचन होता है वो वांग के साथ में हॉस्पिटल आ गया होता है। वांग बोल रहा होता है लड़के मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 दिन दे रहा हूँ, अगर 1 दिन के अंदर मेरे डैड ठीक नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें और डॉक्टर ली को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पे आते हुए डॉक्टर ली बोल रहे होते हैं मिस्टर वांग 1 दिन का टाइम तो बहुत ही कम हो गया, आपके डैड ना बहुत ही सीरियसली बीमार है, इतने कम टाइम में ना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सूचन बोल रहा होते 1 दिन क्या सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट काफी है, जब ये नीडल अंदर घुसती है ना तो बड़ी बड़ी बीमारियां बिना छोटी लगने लगती है। ये बोलते हो वांग के डैड के सर में नीडल घुसा देता है, तभी खून खाते हुए वांग के डैड बैठ जाते हैं। शॉक्ड होते हुए वांग बोल रहा होता है डैड आखिर आपको क्या हुआ, आखिर आप खून क्यों खास रहे हो, मुझे ना इन लोगों को भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, इन लोगों ने मेरी डैड की तबीयत ना और ज्यादा खराब कर दी, फटाफट से कोई यहाँ पे आओ, डैड को लेके हम लोग को डॉक्टर के पास में चलना होगा, तुम दोनों ने मेरे डैड के साथ में ना बहुत ही गलत करा है, जल्दी हमारी फिर से मुलाकात होगी और हमारी मुलाकात ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली। सूचन बोल रहा होते एक बात तो बोलनी पड़ेगी, तुम सच में अपने डैड की ना जनरली केयर करते हो, इसी वजह से मैं भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ, 3 दिन के अंदर आके मेरे पेपर गिर के माफी मांग लेना, क्योंकि अभी जो मैंने किया है ना वो तुम्हारे डैड को सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए रिलीफ देगा, पूरे इलाज के लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। जाते वांग बोल रहा होते तो वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन किसे माफी मांगता है। फिर कार में बैठते हुए वांग सोच रहा होता है जितने भी चाइनीज डॉक्टर होते हैं ना वो सारे के सारे ही फ्रॉड होते हैं, मेरे को डैड को ना इन लोगों के पास में लेके जाना ही नहीं चाहिए था। डैड आप ठीक तो हो ना, आखिर आप इतना खास क्यों रहे हो। तभी उसके डैड बोलते मेरे को ना पहले बहुत ही पेन फील हो रहा था, लेकिन अभी ना मेरा पेन पूरी तरीके से गायब हो गया और मुझे अपनी बॉडी में ना काफी स्ट्रेंथ फील हो रही है, मेरी बॉडी खुद बोल रही है कि हाँ वो अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है, क्या मेरे को बचाने वाला डॉक्टर ली है। बेटा मेरी बात ना ध्यान से सुनो, जिसने भी मेरे को बचाया है ना उसको हम लोग को शुक्रिया बोलना होगा। सच बताओ तो मेरे को ये लगा था कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, शायद डॉक्टर्स तो ऑलरेडी हाथ खड़ा कर चुके थे, जिसने भी मेरे को बचाया वो एक मेडिकल डॉक्टर है, हमें कैसे भी करके उनको शुक्रिया बोलना होगा। वही वांग सोच रहा होते क्या शुक्रिया बोलना होगा, इसका मतलब थोड़ी देर पहले मैं जिनको ऑफेंड करके आ रहा हूँ एक डिवाइन डॉक्टर थे। वही सीन चेंज होता है, मैं ड्रीम ग्रुप के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सूचन सोच रहा होता है डॉक्टर ली से मैंने वो सारे के सारे हर्ब्स खरीद लिए जिनकी जरूरत मेरे को थी, अब मैं इनका यूज करते हुए ना ग्रैंडपा के लिए बहुत ही कमाल की मेडिसिन बना सकता हूँ। तभी अपनी गाड़ी रोकते हुए रोजी बोल रही होती है सूचना कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने लिए एक अच्छी ड्रेस खरीद लेना। सूचन बोल रहा होता है माफ करना लेकिन मैं भूल गया। साथ ही सूचन सोच रहा होता है मैंने सारे के सारे पैसे तो हब खरीदने में खर्च कर दिए। रोजी बोल रही होती है चलो कोई बात नहीं, चलो कार में बैठ जाओ। आगे बैठा यंग मास्टर ली बोल रहा होता है रोजी आके तुम्हारी कब से जान पहचान गांव के लोगों से हो गई,
कौन है ये गांव का गवार? साइड में बैठी लड़की बोल रही होती है, मैंने सुना कि तुम्हारी शादी हो गई है, क्या यही तुम्हारा हस्बैंड है क्या? यंग मास्टर ली बोल रहा होता है, तुम भी कैसा मजाक कर रही हो? सभी को पता है कि हमारे पूरे शहर में काम को लेकर कोई भी लड़की डेडिकेटेड है तो वो रोजी है। उसके पास में अभी कहाँ टाइम है कि वो शादी वगैरह के बारे में सोचे। और वैसे भी हमारी रोजी मैंग फैमिली की वारिस है, उसकी शादी किसी अच्छी फैमिली के यंग मास्टर से होगी। किसी भी अरे गहरे गाँव वाले को उठा के ना उसकी शादी उससे नहीं करी जाएगी। तभी रोजी बोल रही होती है, नहीं मेरी सच में शादी हो चुकी है और ये है मेरे हस्बैंड सुचैन। अगर तुम लोगों को बात करनी है तो आपस में बात करना, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। वही शॉक्ड होते वो लोग बोल रहे होते, क्या तुम्हारी शादी इस गंवार से हो गई? सुचैन बोल रहा होता, तुम लोगों ने सुना नहीं क्या रोजी सो रही है? आखिर तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चिढ़ते हुए ली बोल रहा होता, मैं रोजी से बात कर रहा हूँ ना, आखिर तू क्यों बीच में बोल रहा है? सुचैन बोल रहा होता है, तू मेरी वाइफ से बात कर रहा है और अभी इसको तुझसे बात करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं है, इसी वजह से अपना मुंह बंद रख। यंग मास्टर ली सोच रहा होते है, गाँव वाले की इतनी हिम्मत क्यों मेरे को मेरा मुंह बंद करने के लिए बोल दे। इस कमीने को सर सिखाना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में आज डर पड़ी हुई है, जैसे ही मैं इसको डर चुपाऊंगा ना ये अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो देगा और फिर जो यहाँ पे होगा ना वो देखने लायक होगा। अभी ये बहुत ही बकवास कर रहा है ना, देखते हैं कि निडर जाने के बाद में क्या करता है। लेकिन तभी जो हमारा सूचन होता है निडर को नोटिस कर लेता है। सूचन सोच रहा होता है, अच्छा ये कमीना मेरे ऊपर एजेंट का यूज कर रहा है। इस बंदे के बारे में एक बात तो बोल सकता हूँ, ये बंदा ना बहुत ही बड़ा कमीना है और इसी वजह से इसको सबक सिखाना उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। ये बोलते हुए निडर को ली की तरफ वापस फेंक देता है। तभी आगे बैठे हुए लड़की बोल रही होती है, यंग मास्टर लिया कि आपने क्या किया? उड़ते हुए रोजी बोल रही होती है, क्या हुआ कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आगे बैठी लड़की बोल रही होती है, यंग मास्टर ली ने ना पैंट गीला कर दिया। तभी कार से बाहर निकलते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर ली का ना खुद के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं, उन्होंने पैंट के साथ में कार भी गंदी कर दी। रोजी बोल रही होती है, ली तुम जाके ना अपनी पैंट चेंज करके आ जाओ, कार की टेंशन मत लो, कार तुम बाद में वापस कर देना। सुचैन बोल रहा होता है, ब्रदर ली क्या हुआ, तुमसे कंट्रोल नहीं हुई क्या? तुम बोल देते हम कार रोक देते, आखिर तुम्हें पैंट में करने की क्या जरूरत थी? तभी आगे बढ़ते हुए यंग मास्टर ली बोल रहे होते, कमीने सुचैन मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी गेट बंद करते हुए सुचैन बोल रहा होता है, नहीं नहीं अभी तुम्हें करीब नहीं आ सकते, जाके पहले अपनी चड्डी चेंज करके आओ। रोजी बोल रही होती है, सुचैन क्या इन सब में तुम्हारा कोई हाथ है क्या? सुचैन बोल रहा होता है, नहीं मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा, इसमें सारा का सारा हाथ पाँव ना ली का है। टेंशन मत लो, तुम्हारे इस दोस्त के लिए ना मैं एक बहुत ही कमाल की मेडिसिन बनाऊंगा जिससे कि ये फ्यूचर में अपने आप को कंट्रोल कर पाए। रोजी बोल रही होती है, तो फिर आखिर उसने तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों किया? सुचैन बोल रहा होता है, इसका जवाब ना सिर्फ वही दे सकता है। रोजी बोल रही होती है, फिलहाल के ना इस बंदे को ऑफेंड मत करना, ग्रैंडपा कंपनी को नहीं संभाल रहे इसलिए ना थोड़ी सी मुश्किल हो रखी है और अभी कंडीशन से निकलने के लिए ना ली फैमिली हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। वांग फैमिली के पार्टी का इनविटेशन भी ना हम लोगों को इन्हीं की वजह से मिल पाया था, तो इसी वजह से ली की हम लोगों को काफी ज्यादा जरूरत है। सुचैन सोच रहा होता है, तुमने कहा कि मैं इसको ऑफेंड ना करूं, पर लगता है कि इस चीज के लिए तो काफी ज्यादा देर हो गई। तभी जाते हुए ली बोल रहा होता है, रोजी मैंने सोचा कि हमारी कंपनी ना साथ में मिलकर बहुत ही अच्छा काम कर सकती है, लेकिन सुचैन के आने के बाद मेरे को लगता है कि हम साथ में मिलकर काम नहीं कर पाएंगे और अगर साथ में मिलकर काम ही नहीं करना तो फिर आके साथ में मिलकर किसी पार्टी में जाने का क्या ही मतलब। आज की वांग फैमिली की पार्टी के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हारे इनविटेशन को कैंसिल करता हूँ। रोजी सोच रही होती है, आखिर ये क्या हुआ? वांग फैमिली का इनविटेशन तो हम लोग के हाथों से गया ही, साथ जो ली फैमिली का फेवर था ना हम लोग के लिए वो भी गया। सुचैन बोल रहा होता है, प्लीज तुम परेशान मत हो, इन कमीनों के हमारे साथ में रहने की वजह से ना हम लोग कुछ खास नुकसान नहीं होगा। वैसे अभी मैं थोड़ी देर में ज्यादा टियान फैमिली से पैसे वापस लेके आने के लिए। शॉक्ड होते हुए रोजी बोल रही होती है, आखिर तुम्हें टियान फैमिली के बारे में किसने बताया? मेरी बात ना ध्यान से सुनो, तुम्हें वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं। सुचैन बोल रहा होता है, नहीं जाता अगर मैंने शर्त लगाई होती तो, लेकिन एक लेडी इसको झुकते हुए देखने का ना मेरे को बड़ा ही मन है, उसको झुकाने के लिए ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आज का दिन खत्म होने से पहले ना वो 10 मिनट तुम्हारे अकाउंट में आ चुके होंगे। रोजी बोल रही होती है, वहाँ पे अकेले मत जाओ, सेक्रेटरी लोग को साथ में लेके जाओ और हाँ भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन फाइट मत करना। सुचैन बोल रहा होता है, मेरी प्यारी वाइफ ने बोला है तो फिर आके मैं फाइट कैसे कर सकता हूँ। आगे जो हमारा सुचैन होता है वो सेक्रेटरी लू के साथ में टियान ट्रेडिंग कंपनी आ गया होता है। कंपनी का बॉस बोल रहा होता है, तुम लोग पैसे वापस लेने के लिए आए हो, अगर ये खूबसूरत लड़की मेरे लिए 1 हफ्ते तक काम करेगी और मेरे को खुश रखेगी तो शायद से मैं तुम लोग को पैसे देने के बारे में सोच सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं तुम लोग को एक ही पैसा नहीं देने वाला और हाँ तुम्हें जो भी कुछ उखाड़ना हो ना उखाड़ लेना। सुचैन बोल रहा होता है, मेरे को पता था कि तू ये बकवास करेगा, देख मैं तेरे को आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिला ना तो आज तो अपने 2 टांगों पे घर नहीं वापस जा पाएगा। चिढ़ते हुए बॉस बोल रहा होता है, अच्छा तो मेरे लोगों के सामने मेरी ही कंपनी में मुझे धमकी दे रहा है, गार्ड्स आगे बढ़ो, इस बंदे को दिखाओ कि आखिर मैं हूँ कौन। आगे बढ़ते हुए गार्ड्स बोल रहे होते हैं, इस बंदे की हिम्मत कैसे डायरेक्टर माँ को ऑफेंड करने की, आज हम इसकी टांगे तोड़ देंगे। तभी हमारा सुचैन आगे बढ़ते उन बंदों को पीटना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि सुचैन वहाँ पे उन सभी को पीटता वहाँ पे वांग आया होता है।
वांग बोल रहा होता है डिवाइन डॉक्टर सू फाइनली आप मेरे को मिल गए। घबराते हुए बॉस बोल रहा होता है मिस्टर वांग आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। वांग बोल रहा होता है मा टाओ आखिर यहाँ पे क्या चल रहा था। मा टाओ बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, छोटा मोटा सा मैटर था, मैं उसको सॉल्व कर रहा था। ये कमीना यहाँ पर दिक्कतें खड़ी कर रहा था, मैं इसको बाहर फेंका दूंगा। आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे माफ कर दीजिए कि आप यहाँ पे यार आपको ऐसे कचरे का सामना करना पड़ा। अभी 2 मिनट के अंदर यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी आगे बढ़ते हुए वांग बोल रहा होता है डिवाइन डॉक्टर आप मेरी कंपनी में आए देख के मैं बहुत ही खुश हुआ। ये कंपनी ना हमारे वांग ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। अगर आपको इस कंपनी को लेकर कोई भी हेल्प चाहिए ना तो आप मेरे को बोल दीजिए, मैं 2 मिनट में आपकी हेल्प कर दूंगा। सू चैन बोल रहा होते हेल्प नहीं चाहिए, अपने पैसे वापस चाहिए थे। 10 मिलियन इन लोगों ने उधार लिए थे और अब पैसे वापस करने से मना कर रहे हैं। मिस्टर वांग मैंने आपके बारे में ना बहुत अच्छी बातें सुनी थी, लगा नहीं था कि आपकी कंपनी के लोग ना ऐसे काम करते होंगे। तभी मा टाओ को थप्पड़ मारते हुए वांग बोल रहा होता है कमीने कहीं के आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन डॉक्टर को परेशान करने की। अगर तेरी वजह से वो मुझसे नाराज हो गए तो तू ही बता कि आखिर मैं क्या करूँगा। रोते हुए मा टाओ बोल रहा होता है मिस्टर वांग मेरे को पता ही था कि ये आपके मिलने वाले हैं। मा टाओ को मारते हुए वांग बोल रहा होता है ये डिवाइन डॉक्टर सू है, ये बात ना मेरे दिमाग में घुसा ले। अगर तू मुझे ऑफेंड करता है तो मैं तेरे को एक बार के लिए माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तूने मिस्टर सू को ऑफेंड किया ना तो मैं तेरे को कभी माफ नहीं करूंगा। इनके जितने भी पैसे फटाफट से इनको लाके वापस कर, वरना ये अपना चेहरा मेरे को कभी मत दिखाना। तभी मा टाओ बोल रहा होता है मिस्टर सू मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो एक कुत्ता हूँ जो कि अपने मालिक को पहचान नहीं पाया। ये लीजिए वो पैसे जो कि हम लोगों ने आपसे उधार लिए थे और प्लीज मैं इस गलती के लिए ना मुझे माफ कर दीजिए। सू चैन बोल रहा होता है पैसे सेक्रेटरी लू को दे दो, मेरे को किसी के भी हाथों से कोई भी चीज लेना पसंद नहीं। तभी मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं डिवाइन डॉक्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सू चैन बोल रहा होता है पक्का से आप यहाँ पे अपने डैड की वजह से आए हो। देखिए आपको अपने घुटनों पे आके माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं, एक पेन और पेपर लेके आ जाए, मैं उनकी मेडिसिन को लिख देता हूँ। और हाँ मेरी एक बात ना हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पेशेंट को ना कुछ भी हो, लेकिन क्या करे हम भी डॉक्टर्स है, जिंदगियों से खेलना शौक नहीं बल्कि पेशा है हमारा। तो मैं चाहूँगा कि आप कभी भी किसी डॉक्टर के सामने ना वैसे बिहेव ना करे। मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं मैं अपना सबक सीख चुका हूँ, अब मैं कभी भी किसी डॉक्टर के सामने ना वैसे बिहेव नहीं करूंगा। फिर वो मा टाओ को थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है तेरे को फिर से कहना पड़ेगा क्या, इन्होंने पेन पेपर मांगा ना, जा फटाफट से लेके आ। फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए सू चैन बोल रहा होता है दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, इतने में तुम्हारे डैड ना पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। वांग बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। सू चैन बोल रहा होता है खराब दवाइयाँ और बुरे लोग ना कभी भी आसपास नहीं रखने चाहिए, फ्यूचर के लिए ना दोनों ही बहुत ही खराब होते हैं। वांग बोल रहा होता है हाँ मास्टर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मा टाओ उम्मीद है कि तुमने मास्टर की बात सुन ली होगी, अब तुझे अपनी इस घटिया शकल को दिखाने की ना कोई भी जरूरत नहीं, तू आराम से अपने घर पे बैठ के मजे कर सकता है। और हाँ मैं ना तुझे ब्लैकलिस्ट कर रहा हूँ, अब इस शहर में ना किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तेरे को नौकरी दे सके। अपने घुटनों पे आते हुए मा टाओ बोल रहा होता है प्लीज मिस्टर वांग मेरे को एक और मौका दे दीजिए। वही वांग बोल रहा होता है इसे बाहर फेंक दो, आज के बाद ये कमीना ना मुझे हमारे आसपास भी दिखानी चाहिए। वैसे डॉक्टर सो मेरे फादर का ना 80th बर्थडे था, हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, उम्मीद है कि आप भी आएंगे। अगर आप अपना टाइम निकाल के वहाँ पे आएंगे ना तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारी फैमिली का स्पेशल कार्ड है जो कि बहुत ही कम लोगों के पास है। इस कार्ड के होने की वजह से ना आपको सभी लोग ऑनर्ड गेस्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे। सू चैन सोच रहा होता है इस इन्विटेशन के पीछे कितना कुछ हुआ है और मुझे अभी ये ऐसे ही मिल गया। सू चैन बोल रहा होता है अगर आप इतने प्यार से बुला रहे हो तो मैं पक्का से आऊंगा। चलो सेक्रेटरी ल्यू हम लोग को वापस चलना चाहिए। मिस्टर वांग सोच रहे होते तो सेक्रेटरी ल्यू है ना जो कि ड्रीम ग्रुप की मैंगरोजी के लिए काम करती है, इनका अभी डॉक्टर सू के साथ होना और डॉक्टर सू का इस शहर में आने के बाद में सबसे पहले मैंग हाउ को ठीक करना, ये सब कुछ ना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। लगता है कि जो डॉक्टर सू है ना वो मैंग फैमिली वालों के बहुत ही क्लोज है और अगर डॉक्टर सू उनके क्लोज है तो इसका मतलब मैंग फैमिली ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वापस जाने के बाद में मैं डैड को बोलूंगा कि हमारे बिजनेस पार्टनर के तौर पे ना मैंग फैमिली को चुने, क्योंकि पैसे तो हम कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर सू जैसे ग्रेट लोगों का फेवर ना हमेशा नहीं मिलता। सीन चेंज होता है, हमें मैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। रोजी की मॉम बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुम्हारी ली डोंग से फाइट हुई है। रोजी बोल रही होती है हाँ वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। रोजी की मॉम बोल रही होती है तुम पागल हो गई हो क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी के लिए ली फैमिली हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? आखिर तुमने उन लोगों को ऑफेंड कैसे कर दिया? आज ही वो दिन था जब हम लोगों को ली फैमिली वाले वांग फैमिली की पार्टी में लेके जाने वाले थे और तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को इतनी इजीली मिस कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों की किस बात पे लड़ाई हुई है, कौन सही था कौन गलत था, लेकिन अभी के अभी जाके ली डोंग से माफी मांगो। मैं एक काम करती हूँ, तुम लोगों के लिए कहीं जगह डिनर के लिए बुक करती हूँ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, ली डोंग से ना इस तरीके से माफी मांगना, हो सकता है कि फिर वो हम लोग को लेके चले जाए। चिढ़ते हुए रोजी बोल रही होती है मॉम क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? कितनी बार आपको बोलना पड़ेगा? मैं कंपनी संभाल लूंगी, आपको इंटरफेयर करने की ना कोई भी जरूरत नहीं।
अगर मेरे अंदर काबिलियत है ना तो मैं कंपनी को ऐसे भी चला लूंगी। उस ली डोंग की ना हम लोग को कोई भी जरूरत नहीं। रोजी की मॉम बोल रही होती है तो फिर आके तुम सारी प्रॉब्लम को खुद ही ठीक क्यों नहीं कर लेती? तुम बहुत ही बड़ी जीनियस हो ना, तो फिर जाओ जाके वांग फैमिली का इनविटेशन लेके आओ। तभी अंदर आते हुए सूचन बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ लेके नहीं आ पाई तो क्या हो गया, मैं तो लेके आ गया ना। शॉक्ड होते हुए रोजी की मॉम बोल रही होती है आखिर तुमने क्या बोला? क्या सच में ये वांग फैमिली का इनविटेशन है? मुझे भरोसा नहीं है कि ये वांग फैमिली का इनविटेशन है। सेक्रेटरी ल्यू बोल रही होती है वांग फैमिली के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने खुद ने ये इनविटेशन हम लोग को दिया है और वो तो हमारे सूचन की ना काफी रिस्पेक्ट भी कर रहे थे। शॉक्ड होते हुए रोजी की मॉम बोल रही होती है आखिर एक गांव के गवार को प्रेसिडेंट वांग कैसे जानते हैं? सच सच बताओ कि तुमने कितने पैसे लिए एक्टिंग करने के लिए? सेक्रेटरी बोल रही होती है मैम मैं सच बोल रही हूँ। मैं ये बात मानती हूँ कि आपको सूचन के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर तो है ना। और ये देखिए तियान ट्रेडिंग कंपनी के 10 मिलियन का चेक, उन्होंने वो पैसे बिना वापस करवा दिए। सूचन बोल रहा होता है मैंने तो अपनी बात रख दी, उम्मीद करता हूँ कि मदर इन लॉ अभी अपनी बात रखोगी। रोजी की मॉम बोल रही होती है कि ये चेक रियल है, आखिर मुझे क्यों लग रहा है कि इसके अंदर अभी भी कुछ गड़बड़ है। सेक्रेटरी लोगों को गले लगाते हुए रोजी बोल रही होती है मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस इनविटेशन वाले मैटर को सॉल्व करने के लिए। रोजी की मॉम बोल रही होती है बेवकूफ मत बनो, मुझे पता है कि ये इनविटेशन भी फेक है और ये चेक भी फेक है। मैंने ली डोंग को कॉल कर दिया और तुम लोगों की डिनर भी फिक्स कर दी है, तैयार हो जाओ, तुम्हें लेने के लिए आता ही होगा। चिढ़ते हुए रोजी बोल रही होती है आखिर आपको मुझसे दिक्कत है क्या? कितनी बार आपको बोलना पड़ेगा कि वो ली डोंग ना बहुत ही घटिया इंसान है, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वैसे भी क्या आपको नहीं पता कि मेरी शादी हो चुकी है? मेरे पास सूचन है और मुझे उसके ऊपर ना पूरा भरोसा है। अगर वो कुछ कह रहा है ना तो वो झूठ नहीं हो सकता। चलो सूचन और लू हम चलते हैं यहाँ से, इनके साथ रह के टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। सूचन बोल रहा होता है सासू माँ मैं इस बार आपको माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब भी आप मेरे को देखो ना तो झुकना मत भूलना। चिढ़ते हुए रोजी की मॉम सोच रही होती है ये कमीना सूचन सभी लोगों का दिमाग खराब करता जा रहा है। डैड तो इसके साइड में थे ही, अब रोजी भी ना इसके ऊपर पूरा भरोसा कर रही है। मेरे को पक्का से भरोसा है कि इसने रोजी के ऊपर ना कोई मंत्र फूका है। पहले मैं जो भी कुछ बोलती थी रोजी वही करती थी, पर आज ये पहली बार है जब उसने मेरी बात को पूरी तरीके से काट दिया। इस कमीने गांव के गवार को ना मेरे को कैसे भी करके इस घर से निकालना होगा। फिर रोजी की मॉम बोल रही होती है मेरा वेट करो मैं भी आ रही हूँ। आगे हम देखते हैं सूचन और बाकी सभी लोग वांग फैमिली की पार्टी में आगे होते हैं। साइड में खड़े कुछ बंदे बोल रहे होते हैं हम लोगों ने सुना है ना कि वांग फैमिली के जो हेड है वो इस पार्टी में आए सभी लोगों में से किसी एक को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने वाले हैं। जो भी ये होगा ना उसकी तो किस्मत खुल जाएगी। वैसे बदली आखिर मैंगरोजी कहाँ है? मैंने तो सुना था कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, तो क्या वो आपके साथ में आई नहीं क्या? ली डोंग बोल रहा होते क्या बोला तुमने गर्लफ्रेंड? क्या मैं वैसी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाऊंगा? तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे यंग मास्टर कितने बड़े खिलाड़ी हैं। मेरे को ना नए नए खिलौने से खेलने की आदत है। 2 दिन से ना मेरे को कोई भी खिलौना पसंद नहीं आता। बाकी लोगों के लिए होगी वो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन मेरे लिए पुराना खिलौना है, इसी वजह से मैं उसको उसकी जगह दिखा चुका हूँ। सेक्रेटरी ल्यू बोल रही होती है मैडम आखिर ये क्या बात कर रहा है? वही रोजी की मॉम बोल रही होती है तुम्हें इतना ओवररेट करने की ना कोई भी जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हारे और मेरे अलावा ना ये बात किसी ने नहीं सुनी। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ना हमें अपने दिमाग को थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, ऐसी छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर वो ली डोंग के पास में आते हुए बोल रही होती है यंग मास्टर ली काफी लंबा टाइम हो गया आपसे मिले हुए, क्या हुआ आजकल आप घर पे नहीं आते मिलने के लिए? हंसते हुए ली डोंग के दोस्त बोल रहे होते प्रेसिडेंट मैंग आप तो यहाँ पे आ गई, लेकिन बिना इन्विटेशन के ना कोई भी आपको अंदर एंटर नहीं करने देगा। हाँ अगर आप हमारे बदले से माफी मांग लो तो शायद वो आपको अंदर लेके चले जाए, क्योंकि अगर बिना इनविटेशन के आप लोगों ने अंदर एंटर करने का ट्राई किया और आप लोग पकड़े गए तो बड़ी ही बेइज्जती होगी। ली डोंग बोल रहा होता है रोजी तुम्हारी मॉम ना सच में बहुत अच्छी इंसान है और उन्हीं की अच्छाई को देखते हुए ना मैं तुम्हें माफ करने की सोच भी रहा हूँ। तुम बस एक छोटा सा सॉरी बोल दो मैं सारी बात भूल जाऊंगा। रोजी की मॉम बोल रही होती है सच में यंग मास्टर ली डोंग आप सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। चलो रोजी फटाफट से ली डोंग से माफी मांगो, ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलेंगे। लेकिन तभी रोजी और सूचन उन लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सूचन बोल रहा होता है यंग मास्टर ली आपका पेट कैसा है? आपने जो सुबह कार में पैन गिली कर दी थी ना, मैंने उसको लेकर थोड़ी बहुत रिसर्च करी है और मैंने ना आपके लिए एक बहुत ही कमाल की टॉनिक बनाई है। साथ ही मैंने एक ऐसा डायपर बनाया है ना जो कि आपके 5 बार तक की सुसु को ना आराम से अब्सॉर्ब कर लेगा। मेरे डायपर का नाम है लोगो चौकी पैंट्स और हाँ जो मैंने टॉनिक बनाई है ना वो किडनी की बीमारी को भी ठीक कर देगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 1 हफ्ते के अंदर ना पैंट में सुसु करना ही भूल जाओगे। वहाँ खड़े सारे लोग बोल रहे होते क्या यंग मास्टर ली ने पैंट में सुसु कर दी थी? लगता है कि उनको ना कोई बहुत ही सीरियस किडनी की बीमारी है, तभी तो उन्होंने इस बीमारी की वजह से सभी के सामने पैंट में सुसु कर दी। लगता है कि इस चीज के बारे में ना रोजी को पता चल गया था, इसी वजह से उसने इनको छोड़ दिया। तभी चिढ़ते हुए ली डोंग बोल रहा होता है सूचन तूने बिल्कुल भी सही नहीं करा। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी लोग गार्ड को अपना इनविटेशन दिखाती है। शॉक्ड होते हुए ली डोंग सोच रहा होता है क्या इन लोगों के पास में वांग फैमिली का इनविटेशन है?
पर आखिर ये आया कहाँ से? गार्ड बोल रहा होता है माफ करेगा मिस, लेकिन मैंने ऐसा इनविटेशन ना कभी नहीं देखा। मैं अपने मैनेजर को ना इस चीज के बारे में रिपोर्ट करके आता हूँ। आप बस यहाँ पे 2 सेकंड के लिए वेट करिए, मैं थोड़ी देर में क्लैरिफिकेशन लेके आ जाऊंगा। हंसते हुए ली के बंदे बोल रहे होते हैं क्लैरिफिकेशन की क्या जरूरत है, ये एक फेक इन्विटेशन है, साबित हो चुका है। सच में यहाँ पे तो मैंग फैमिली वालों की बड़ी ही गंदी बेइज्जती हो गई। ली डोंग बोल रहा होते रोजी अगर तुम मेरे साथ होते ना तुम्हारे सामने कभी भी ऐसा नहीं होता। एक सॉरी अभी भी बहुत कुछ ठीक कर सकता है। रोजी की मॉम बोल रही होती है हाँ रोजी इनकी बात मान लो, मेरे को तो स्टार्टिंग से पता था ना कि सूचन किसी भी काम का नहीं, उसको तो छोड़ने में ही फायदा है। तभी चिढ़ते हुए रोजी बोल रही होती है मॉम आप तो अपना मुंह बंद ही रखो, जब भी बोलती हो बकवास ही करती हो। और ली डोंग हम लोग ना पास्ट में बिजनेस पार्टनर रह चुके, इसी वजह से मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती थी, पर तुमने ये सारी हरकतें करके ना मेरी नजरों में अपनी सारी रिस्पेक्ट खो दी। तुम तो इतने घटिया इंसान हो, तुमने मेरे कार के अंदर सुसु करके उसको गंदा कर दिया और उसके बाद में उसको धुलवाया भी नहीं। मैंने वहाँ पे काइंडनेस दिखाई तो तुम्हें फटाफट वहाँ से निकलवाया, पर तुम्हें तो पता ही नहीं है कि आखिर लोग की काइंडनेस को रिपे कैसे करते हैं। मेरे को तो यहाँ पे इस बात पे काफी ज्यादा हंसी आ रही है कि तुम इतने बड़े होके पैंट में सुसु करते हो, आखिर तुम घर से बाहर कैसे निकले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? चिढ़ते हुए ली डोंग बोल रहा होता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी उसका हाथ पकड़ते हुए सूचन बोल रहा होता है तुम्हारी जो सुसु करने की बीमारी है ना वो ठीक हो सकती है, पर अगर मैंने अपने हाथों से तुम्हारे हाथ तोड़ दिया ना तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ऐसी हालत करूंगा ना कि डायपर पहनने के भी लायक नहीं बचोगे, इसी वजह से चुपचाप से ना यहाँ से निकल जा। ली डोंग बोल रहा होता है देखिए कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लास्ट टाइम भी मैंने सुसु ना सिर्फ तेरी वजह से करी थी। सूचन बोल रहा होता है तुम मुझसे इतना डर गया था कि तूने पैंट में सुसु कर दी थी। ली डोंग बोल रहा होता है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, सभी लोग फटाफट से इसको घेर के पीटना स्टार्ट करो। लेकिन इससे पहले कि सूचन तक कोई पहुंच पाता वांग फैमिली का मैनेजर वहाँ पे आता है। मैनेजर बोल रहा होता है किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारे फैमिली के ऑनर्ड गेस्ट के ऊपर हाथ उठाने की। हंसते हुए ली बोल रहा होता है देखो रोजी मेरी कितनी रिस्पेक्ट है, मैं वांग फैमिली वालों का ऑनर्ड गेस्ट हूँ, अब तुम्हें पता चले ना कि तुमने मुझसे पंगा लेके कितनी बड़ी गलती करी है। लेकिन तभी वो बॉडीगार्ड्स ली को पकड़ते हुए पटक देते हैं। ली डोंग बोल रहा होता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं वांग फैमिली का गेस्ट हूँ, मुझे नहीं उस कमीने सूचन को पटकना है। मैनेजर बोल रहा होता है आप लोगों को वेट कराने के लिए हम लोग को माफ कर दीजिए। मिस मैंग क्या ये आपका इन्विटेशन है? रोजी बोल रही होती है हाँ ये हमारा इन्विटेशन है। रोजी सोच रही होती है वांग फैमिली के नौकर भी ना बड़ी बड़ी फैमिली को कुछ भी नहीं समझते, ऐसे में इन लोगों का मैनेजर आके हम लोग को ऐसे ट्रीट कर रहा है, आखिर सूचन ने ऐसा भी क्या किया जो कि ये लोग इसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मैनेजर बोल रहा होता है हमारे ऑनर्ड गेस्ट को दिक्कतें देखनी पड़ी, इस बात के लिए हम लोग बहुत ही शर्मिंदा है, जो भी कुछ हुआ इसके लिए प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या मैंग फैमिली और ऑनर्ड गेस्ट, इन लोगों के पास में तो इन्विटेशन तक नहीं था ना, आखिर ये लोग ऑनर्ड गेस्ट कब से बन गए? रोजी की मॉम बोल रही होती है ऑनर्ड गेस्ट इसका मतलब वो इन्विटेशन रियल था। सेक्रेटरी लू बोल रही होती है मैं तो कब से कह रही हूँ कि वो इन्विटेशन रियल है, वांग फैमिली के प्रेसिडेंट ने ना बदर सूचन को वो दिया था और वो बदर सूचन की ना काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे। रोजी सोच रही होती है कैसा इन्विटेशन जो कि सभी को नहीं दिया गया, वो सूचन को वांग फैमिली के हेड के द्वारा दिए जाना, सच में आखिर सूचन है कौन? वहीं रोजी की मॉम सोच रही होती है हो ना हो इसमें हमारे फैमिली के ओल्ड मैन का हाथ होगा। मैनेजर बोल रहा होता है ली फैमिली के यंग मास्टर आज आपने हमारे ऑनर्ड गेस्ट से पंगा लिया है, एक बार के लिए अगर आप वांग फैमिली के किसी मेंबर से पंगा ले लेते ना तो शायद से हम आपको छोड़ भी देते, लेकिन हमारे ऑनर्ड गेस्ट जो कि हमारे फैमिली के हेड के बराबर की पोजीशन रखते हैं, आपने उनसे पंगा लिया है, इसी वजह से वांग फैमिली हमेशा के लिए ली फैमिली को ब्लैक लिस्ट करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी फैमिली कभी भूल के भी ना वांग फैमिली की टेरिटरी में नहीं दिखेगी। ली डोंग बोल रहा होता है आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारी फैमिली तो एक दूसरे को सालों जानती है ना। मैनेजर सोच रहा होता है इस ली डोंग को नहीं पता कि इसने किससे पंगा लिया है, जो इनविटेशन मैंग फैमिली वालों के पास में था ना वो एक वीवीआईपी इनविटेशन है, हमारी वांग फैमिली की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को इनविटेशन दिया गया है और हमारे रूल बुक में क्लियरली लिखा हुआ है ना कि भले ही किसी को भी ऑफेंड कर दो लेकिन वीवीआईपी कार्ड वालों को कभी भी ऑफेंड मत करना, क्योंकि इनकी पावर हमारी फैमिली हेड से बिना काफी ज्यादा की होती है। अगर सूचन के पास में ये कार्ड है ना तो पक्का से उसकी आइडेंटिटी बहुत ही बड़ी होगी। आगे हम देखते जो मैंग फैमिली होती है वो पार्टी के अंदर आ गई होती है। वेटर बोल रहा होता है आप लोग हमारे ऑनर्ड गेस्ट है, इसी वजह से आप लोग फर्स्ट रो में बैठोगे। वही साइड में बैठा हुआ बंदा बोल रहा होता है मैं वो कभी लगा था कि मैंग फैमिली वालों को ना फर्स्ट रो दी जाएगी, वैसे ये बात भी है कि तुम्हारी फैमिली का वो बूढ़ा मरा नहीं, भले ही लड़खड़ाते हुए ही सही लेकिन तुम्हारी ड्रीम ग्रुप ना आज भी खड़ी है। चलो कोई बात नहीं, जितने भी दिन मजे करने हैं कर लो, जल्दी हमारी एक्सीलेंस ग्रुप और वांग फैमिली ना पार्टनर्स बनने वाली है, उसके बाद में तुम लोग का क्या होगा तुम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। चिढ़ते हुए रोजी बोल रही होती है ये कमीना झावली जब भी बोलता है ना बुरा ही बोलता है। वही सूचन सोच रहा होता है ये बंदा उस एक्सीलेंस ग्रुप से है।
जिसने कि पहले दिन अटैक करवाया था। रोजी बोल रही होती है सेक्रेटरी जाओ जाके वो गिफ्ट लेके आ जाओ जो कि हम लोगों ने मिस्टर वांग के लिए प्रिपेयर करवाया है। अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो साइन नहीं हुआ, क्या पता हमारे गिफ्ट की वजह से उनका मन बदल जाए। झावली बोल रहा होता है तुम लोग को सजा देने की औकात रखते हो जो कि वांग फैमिली वालों का मन बदल दे। मेरी बात मानो, मेरे को लगता है कि तुम लोगों को जाके ना सेक्रेटरी से मिलना चाहिए। अगर तुम्हारे पास में कुछ ऐसा होता जो कि वांग फैमिली वालों को चाहिए तो तुम लोग ना आज यहाँ पे नहीं होते। तभी सभी लोग खड़े होते हुए बोल रहे होते एल्डर वांग आ गए। आज जो एल्डर वांग है ना वो झाओ फैमिली वालों के साथ में अपने पार्टनरशिप को अनाउंस करने वाले हैं। अभी तक इन लोगों ने कुछ ऑफिशियल तो नहीं किया लेकिन इन लोगों की पूरी बात हो चुकी है। झावली बोल रहा होते आज हमारे एल्डर वांग का बर्थडे है जो कि हमारी सिटी के टॉप लोगों में से एक है, तो इसी वजह से मैं इनको गिफ्ट के तौर पे अपनी सिटी का टॉप विला देता हूँ। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते क्या ये टॉप विला की बात कर रहे हैं? वो विला तो एक बहुत ही बड़े फेंगशुई मास्टर ने बनवाया था। सुना है कि जो भी बंदा वहाँ पे रहेगा ना उसकी किस्मत बदल जाएगी, प्रॉस्पेरिटी और खुशियाँ उसके पास में चलते हुए आएगी। इसी वजह से उस विला की कीमत भी ना काफी ज्यादा थी। कहना पड़ेगा एक्सीलेंस ग्रुप वालों ने तो बड़ा ही खर्चा किया है। झावली बोल रहा होता है तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन हम लोगों ने तो वही किया जो कि हम लोगों को करना चाहिए था। वैसे भी हमारे एल्डर वांग की नजरों में तो ये छोटा मोटा सा घर है। तभी रोजी खड़े होते हुए बोल रही होती है मैं मैंग रोजी हूँ ड्रीम ग्रुप से। मैं एल्डर वांग के लिए ड्रंकन मास्टर के हाथों से बना हुआ एक मास्टरपीस लेके आई हूँ। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या ये ड्रंकन मास्टर कुरोंग के बारे में बात कर रही है? वो ग्रेट मास्टर जो कि 10 सालों से किसी के भी सामने नहीं आए। उनके हाथों से बनी हुई चीजें ना कम से कम भी बिलियंस की बिकती है। ड्रीम ग्रुप जो कि पिछले 10 सालों से डिक्लाइन कर रही है, उनके पास मास्टर कुरोंग का बना हुआ मास्टरपीस है। अगर सच में इस मास्टरपीस को ड्रंकन मास्टर ने बनाया है ना तो हो ही नहीं सकता कि इस पार्टी में इससे महंगा और कोई भी चीज हो। मास्टर कुरोंग के हाथों की बनाई हुई चीजें ना सच में प्राइसलेस है। सूचन सोच रहा होता है आखिर में मास्टर के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हैं, और क्या सच में उनके हाथों की बनाई हुई चीजें बिलियंस की होती है? पक्का से इनको मेरे मास्टर के बारे में ना कोई बहुत ही बड़ी गलतफहमी होगी। जिस चीज को ये लोग मास्टरपीस बोल रहे हैं ना उसको तो मेरे मास्टर ने मेरे सामने सोते सोते बनाई थी। सच में शहर के लोग ना बड़े ही बेवकूफ होते हैं। झावली बोल रहा होता है कहना पड़ेगा गिफ्ट लाने में ना तुमने बड़ा ही एफर्ट लगाया है, पर प्रेसिडेंट मैंग मैं आपको बोल सकता हूँ कि इसका ना कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। रोजी बोल रही होती है तो वक्त ही बताएगा। तभी एल्डर वांग बोलते हैं मेरे बर्थडे पार्टी में आने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। आज के इस खुशहाल दिन पे मैं एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। झावली सोच रहा होते इस अनाउंसमेंट के बाद में हमारा एक्सीलेंस ग्रुप ना इनके ड्रीम ग्रुप से काफी ज्यादा बड़ा बन जाएगा। एल्डर वांग बोलते हैं पर अनाउंसमेंट करने से पहले मैं किसी को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। आप ऐसा कह सकते हो कि इसी खास इंसान की वजह से ना मैं आप लोगों के बीच में जिंदा खड़ा हूँ। अगर वो ना होते ना तो शायद से मेरा 80th बर्थडे पॉसिबल नहीं हो पाता। झावली सोच रहा होता है एल्डर वांग की जान बचाने वाला आखिर है कौन? रोजी भी सोच रही होती है जो भी ये बंदा है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदा है, क्योंकि वांग फैमिली का पूरा सपोर्ट इस बंदे के साथ होगा। तभी जो एल्डर वांग होते हैं वो चलते हुए सूचन के पास में आ जाते हैं। रोजी सोच रही होती है एल्डर वांग सूचन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और सेक्रेटरी लू ने बताया था कि प्रेसिडेंट वांग ने सूचन के सामने रिस्पेक्ट शो करी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा सूचन है? लेकिन तभी हमारा सूचन हॉल के अंदर स्पिचर एनर्जी को सेंस करता है। सूचन बोल रहा होता है मैं 1 सेकंड में आया। साथ ही सूचन सोच रहा होता है एक ऑर्डनरी इंसान के हाथ में स्पिचर पावर होना बिल्कुल भी सही बात नहीं। मेरे को चेक करना होगा कि आखिर स्पिचर एनर्जी का सोर्स क्या है। वही एल्डर वांग सोच रहे होते हैं आखिर डॉक्टर सो चले क्यों गए? क्या उन्होंने मुझे तक केवल नहीं समझा कि मैं उनके साथ में एग्जाम टकरा सकूं? वैसे मेरा इलाज करने के लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए। टॉप के डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि मेरे को ठीक करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ऐसे में डॉक्टर सू ने रिडल का यूज करते हुए मेरे को ठीक कर दिया। डॉक्टर सू ने जो करके दिखाया है ना वो एक नॉर्मल ग्रैंड मास्टर भी नहीं कर सकता, और अगर ये ग्रैंड मास्टर लेवल के भी ऊपर के बंदे हैं तो ये बात सच है कि मैं उनसे हाथ मिलाने के काबिल बिल्कुल नहीं। सच कहूँ तो उन्होंने मुझसे हाथ नहीं मिलाया, इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं। ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने उनको अप्रोच करके ऑफेंड नहीं किया। हो सकता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करना चाहते हो और एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो, इसी वजह से वो उठ के चले गए। चलो कोई बात नहीं, अगर वो ना सही तो मैंग फैमिली वाले ही सही। वो इनके साथ में बैठे थे, इसका मतलब मैंग फैमिली वाले उनके खास है, और अगर मैं उनके खास लोगों की हेल्प करूंगा तो इनडायरेक्टली मैं भी उनका खास बन जाऊंगा। एल्डर वांग बोल रहे होते प्रेसिडेंट मैंग ये जाम आपके नाम पे। वही रोजी बोल रही होती है सच में एल्डर आप तो बहुत ही काइंड हो। ऑब्जेक्ट के पास में जाते हुए सूचन सोच रहा होता जैसे मेरे को लगा था ना बिल्कुल वैसा हुआ। ये स्पिरिचुअल एनर्जी पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव है।
कोई यहाँ पे किसी को कर्ज करने का ट्राई कर रहा है और देख के लग रहा है कि इस कर्ज को ओल्ड मास्टर वांग के लिए बनाया गया है। अब जबकि वो हमारे मैंग फैमिली को सपोर्ट कर रहे तो मैं इनको कुछ होने तो नहीं दूंगा। ये बोलते हुए हमारा सूचन कर्ज को डिस्ट्रॉय कर देता है। सूचन सोच रहा होता है मेरे पास में काफी टाइम है और ये पार्टी ना बहुत ही बोरिंग है, देखते हैं कि आखिर इस तरीके का कर्ज पार्टी में लेके कौन आया। वहीं दूसरी तरफ झाओली सोच रहा होता है कि ये मैंग फैमिली वाले वांग फैमिली के क्लोज कब से बन गए। एल्डर वांग के साथ में जाम टकराना बहुत ही बड़ी बात है और वो आगे से आके रोजी को अप्रोच करे तो और ही बड़ी बात है। मेरे को डर लग रहा है कि हमारी पार्टनरशिप ना खतरे में है। वैसे अगर देखा है तो मैं प्रेसिडेंट वांग के साथ में एक वर्बल एग्रीमेंट में पहुंच चुका था, साइन नहीं हुआ तो क्या हुआ, उनके वर्ड्स की भी तो कीमत है। एल्डर वांग बोल रहे होते वक्त आ चुका है अनाउंसमेंट करने की। हमारी वांग फैमिली लगभग हर दूसरी इंडस्ट्री के अंदर अपने पांव जमा चुकी है और अगर कोई इंडस्ट्री बची हुई है तो वो है ब्यूटी इंडस्ट्री, जिसमें कि ड्रीम ग्रुप ना ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है। तो हमारी वांग कॉर्पोरेशन ड्रीम ग्रुप के साथ में पार्टनरशिप को अनाउंसमेंट कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हम इनकी लेगेसी का हिस्सा बनके और भी अच्छा काम करेंगे। प्रेसिडेंट मैंग रोजी, क्या हमारे वांग कॉर्पोरेशन के साथ में काम करना चाहोगी? रोजी बोल रही होते ये तो मेरी खुशकिस्मती है। वहीं झाओली सोच रहा होता कि ये क्या हो गया। मैंग फैमिली के बाकी सारे बंदे ये बोल रहे होते सच में मजा आ गया। एल्डर वांग बोल रहे होते झाओ फैमिली भले आज हम लोग पार्टनर ना बन पाए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं, बस हमें आपसे बढ़ के काबिल कोई और मिल गया। एल्डर वांग सोच रहे होते ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर ना एक्सीलेंस ग्रुप ड्रीम ग्रुप से काफी ज्यादा बड़ी है। अगर मेरे को बिजनेस के हिसाब से चूज करना होता ना तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मैं एक्सीलेंस ग्रुप को चूज करता, लेकिन अगर मेरे लिए बिजनेस से ही बढ़ के कोई है तो वो है मेरे लिए मेरी जिंदगी। इसी वजह से डॉक्टर सूचन की वजह से ये मौका ड्रीम ग्रुप को मिल गया। झाओली सोच रहा होता है वांग जियानु, आज हमारे साथ में तुमने ऐसा करके ना बहुत ही गलत किया। एक वक्त पे ड्रीम ग्रुप ना हम लोगों से काफी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, पर हमारे घटे टैक्टिक्स का यूज करते हुए ना हम लोगों ने इनको बहुत ही पीछे कर दिया। अब जबकि तुमने हमसे पंगा लिया है ना तो पक्का से तुम्हें हमारे टैक्टिक्स के नीचे दबोगे। झाओली बोल रहा होते मिस्टर वांग, मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक विला ही नहीं बल्कि एक और गिफ्ट प्रिपेयर किया था। शॉक्ड होते हुए एल्डर वांग बोल रहे होते क्या एक और गिफ्ट? वहीं रोजी सोच रही होती अब तो पार्टनरशिप भी हम लोगों को मिल गई, तो फिर आखिर झाओली सब कुछ कर क्यों रहा है? तभी जो झाओली होता है वो उस कर्ज आर्टिफैक्ट को मंगा लेता है। झाओली बोल रहा होते हमें पता चला कि आपको आर्टिफैक्ट्स का बहुत ही शौक है, इसी वजह से मैंने 300 मिलियन लगा के इस आर्टिफैक्ट को हासिल करा। हम लोग की पार्टनरशिप नहीं हो पाई तो क्या हुआ, ये गिफ्ट आपके लिए था और आप ही के लिए है। ये आपके फॉर्चून और प्रॉस्पेरिटी को ना और ही बढ़ाएगा। कमाल की बात तो ये है कि एक बहुत ही फेमस मास्टर ने इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर डाली है, तो इसी वजह से मिस्टर वांग ये आपकी हेल्थ को भी ना काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। एल्डर वांग बोल रहे होते सच में झाओ फैमिली आप लोग तो बहुत ही अच्छी सोच वाले हो, आपको पार्टनर चूज ना करने पे तो आप लोगों ने मेरे को शर्मिंदा फील करवा दिया। झाओली सोच रहा होता इसी वजह से तो दिया ताकि तुम हम लोग को अपना पार्टनर बनाओ। एक बार जब तुम इस सर्टिफिकेट को छुओगे ना तो तुम इसके कर्ज के अंडर में आ जाओगे, फिर मैं यहाँ पे जो भी कुछ बोलूंगा तुम वो चुपचाप करोगे। पार्टनरशिप तो बहुत ही छोटी बात है, अगर मैं तुमसे बोलूंगा ना कि अपनी वांग कॉर्पोरेशन को मेन पे कर दो तो तुम वो भी कर दोगे। तभी जो एल्डर वांग होते वो सर्टिफिकेट को अपने हाथ में ले लेते हैं। झाओली सोच रहा होता है काम हो गया। फिर आगे बढ़ते हुए झाओली बोल रहा होता है एल्डर वांग आपने क्या बोला था, मैंने क्लियरली नहीं सुना। वांग फैमिली का अगला पार्टनर कौन है? एल्डर वांग बोल रहे होते क्या मिस्टर झा आपने क्लियरली नहीं सुना था? इतना यंग होने के बावजूद भी आपके जो कान है वो सही तरीके से काम नहीं करते क्या? चलिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने मैंग फैमिली को चूज किया है। एल्डर वांग को पकड़ते हुए झाओली बोल रहा होता है बुढ़े तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू अपना मन बदलने वाला था ना, तू तो हमको चुनने वाला था। तभी एल्डर वांग बोल रहे होते दिमाग मेरा नहीं बल्कि मिस्टर झा का खराब हो चुका है, इनको बाहर लेके जाओ, थोड़ी सी ठंडी हवा खिलाओ। तभी वहाँ पे गार्ड्स आते हुए झाओली को पकड़ लेते हैं। झाओली बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा? मैंने उन मास्टर को ना बिलियंस का चेक दिया था सिर्फ एक स्पेल कास्ट करने के लिए, आखिर ये स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा? क्या उस बूढ़े मास्टर ने मेरे से झूठ बोला था? वहीं बाकी बंदे बोल रहे होते आखिर झाओली को क्या हुआ, लगता है किसी आत्मा ने इसको परेश कर लिया है। वहीं खुश होते हुए रोजी की मॉम बोल रही होती है मेरे को पता था कि मेरी बेटी बेस्ट है। सेक्रेटरी ल्यूपी बोल रही होती है प्रेसिडेंट हमारे एफर्ट्स ना वेस्ट नहीं गए। एल्डर वांग बोल रहे होते हैं मैं सभी से माफी चाहूंगा, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन चलिए फिर से अपनी पार्टी को शुरू करते हैं। रोजी भी सोच रही होती है झाओली को हुआ क्या, सच में वो तो ऐसे बिहेव करता जैसे कि उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। वैसे आखिर पे अचानक से सूचन कहाँ चला गया था? सच में ये बंदा ना काफी अजीब है, पल में गायब होता है और पल में सामने आता है। रोजी बोल रही होती है तुम कहाँ गए थे? सूचन बोल रहा होता है मैं तो बस वॉशरूम गया था। रोजी बोल रही होती है तुम्हें पता है वांग कॉर्पोरेशन ने ना हम लोग अपना पार्टनर चूज किया है, पर ये काफी अजीब बात नहीं है। झाओली का कॉन्फिडेंस बताया था कि पार्टनर वही बनने वाला है, लेकिन अचानक से पार्टनर्स हम बन गए। सूचन बोल रहा होता है किस्मत का चक्कर है, कभी भी बदल जाता है। वैसे रोजी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। रोजी बोल रही होती है क्या इसमें तुम्हारा कोई हाथ है क्या? सूचन बोल रहा होता है क्या पता मेरी नहीं बल्कि मेरी किस्मत का हाथ हो, अगर तुम मुझे लकी मानते हो तो मेरे को डिनर ट्रीट दे देना।
रोजी की मॉम बोल रही होती है, सच में मेरी बच्ची तुम ना बहुत ही भोली हो। तुम यहाँ पे इन सारी जगह का क्रेडिट इस गांव के गंवार को दे रही हो ना हो तुम्हारे ग्रैंडपा ने अपनी पावर का यूज किया है। किसी पुराने दोस्त की हेल्प लेके ये चीज पॉसिबल हो पाई होगी। इस सूचन के लक वगैरह से ना कुछ भी नहीं हुआ। रोजी बोल रही होती है, पर मुझे ना इस तरीके से याद है ग्रैंडपा को भी ना हमेशा से वांग फैमिली के साथ में मिलकर काम करना था, पर अफसोस की बात तो यह है कि उनको कभी मौका ही नहीं मिल पाया। अगर उनका कोई दोस्त ये सब कुछ करवा ही सकता था तो क्या वो ये सब कुछ पहले नहीं करवा लेते। रोजी की मॉम बोल रही होती है, तुम्हारी बातें तो सुन के लग रहा है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ग्रैंडपा क्या कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर तुम्हारे ग्रैंडपा कौन है और क्या कर सकते हैं। हमारी मैंग फैमिली का जो मेन हाउस है ना वो तियांसू सिटी के अंदर है। अगर तुम्हें ये बात जानना है कि आखिर हमारी मैंग फैमिली कितनी पावर होल्ड करती है ना, तो ये बात कान खोल के सुन लो। 4 वांग फैमिली बिना उस एक मैंग फैमिली की बराबरी नहीं कर सकती। बस ये बात है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने ना उस फैमिली को बहुत सालों पहले ही छोड़ दिया था, और तुम अपने ग्रैंडपा की जिद को तो जानती हो, उन्होंने कभी भी पलट के वापस नहीं देखा। अगर ये आज भी उस फैमिली से हेल्प मांग लेना तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है इस कंट्री में जो कि हम सॉल्व ना कर सके। रोजी बोल रही होती है, हमारी मैंग फैमिली का कोई मैन रेजिडेंस भी है। इस चीज के बारे में ग्रैंडपा ने मेरे को तो कभी नहीं बताया। रोजी सोच रही होती है, अगर सच में ग्रैंडपा के इतने बड़े कनेक्शंस है ना, तो हो सकता है कि ग्रैंडपा ने ही कुछ किया हो, क्योंकि अगर सूचन ने कुछ भी किया होता तो फिर आखिर वो उठ के जाता ही क्यों। लगता है कि मैं ही को ज्यादा सोच रही हूँ। रोजी की मॉम बोल रही होती है, ठीक है सूचन, मैंने काफी बातें कर ली, इसी वजह से मुझे काफी प्यास लग रही है, जाओ जाके मेरे लिए पानी लेके आओ। सूचन बोल रहा होता है, मैं भी कब से गेम खेल रहा हूँ तो मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, तो इसी वजह से मैं बिना पानी लेकर नहीं आ सकता। रोजी की मॉम बोल रही होती है, क्या तुम अपने मदर इन लॉ के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते। सूचन बोल रहा होता है, आपने मुझसे एक प्रॉमिस किया था जो कि आपने नहीं निभाया, तो इसी वजह से मैं अभी तो आपको मदर इन लॉ के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकता। जिस दिन आप मेरे को अपना रियल सन इन लॉ मानेगी ना, उस दिन मैं आपको मदर इन लॉ की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। तभी सूचन के पास में आते हुए वेटर बोल रहा होता है, यंग मास्टर, आपको एल्डर वांग ने बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ रोजी की मॉम के पास में ली डोंग आ गया होता है। ली डोंग बोल रहा होता है, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पानी पिला देता हूँ ना। उस सूचन के पीछे आप क्यों अपना खून जला रही हो। रोजी की मॉम बोल रही होती है, ली डोंग तुम यहाँ पे। ली डोंग बोल रहा होता है, पहले कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसको सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। चिढ़ते हुए रोजी बोल रही होती है, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है। ली डोंग बोल रहा होता है, प्लीज रोजी गुस्सा मत करो, मैं भले थोड़ा ज्यादा बोल गया लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा बहुत ही कंसर्न रहता हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ली डोंग सोच रहा होता है, अंदर आने के लिए मेरे को गार्ड्स को ना बहुत ही तगड़ा पैसा देना पड़ा, बस तुम मुझे माफ तो करो, उसके बाद में देखो मैं तुम्हें कैसे बस सिखाता हूँ। रोजी बोल रही होती है, पकड़े तुमने देख लिया होगा कि हम लोग ना वांग फैमिली के पार्टनर्स बन चुके हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पे हम लोग को मक्खन लगा रहे हो। ली डोंग बोल रहा होता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस पुरानी करी हुई गलतियों के लिए माफी मांग रहा हूँ। अगर तुम मेरे हाथों से लाई हुई एक गिलास वाइन पी लोगी ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। रोजी की मॉम बोल रही होती है, हाँ रोजी प्लीज ऐसा कर दो। रोजी बोल रही होती है, ठीक है मॉम, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं काम कर रही हूँ। वहीं ली डोंग बोल रहा होता है, सच में हमारी मैंग रोजीना सिटी की सबसे प्यारी लड़की है। वहीं रोजी सोच रही होती है, इस वाइन के अंदर ना कुछ तो दिक्कत थी, इसका टेस्ट इतना अजीब क्यों लग रहा था। ली डोंग बोल रहा होता है, क्या हुआ रोजी, आखिर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या। वहीं रोजी सोच रही होती है, आखिर मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, मेरे को वॉशरूम में जाके ना फेस वॉश करना चाहिए, वरना शायद मैं अपने आप को संभाल ना पाऊँ। वहीं उसके पीछे आते हुए ली डोंग बोल रहा होता, चलो मैं तुम्हारे डॉक्टर के पास में लेके चलता हूँ। रोजी बोल रही होती है, छोड़ दो मुझे। रोजी की मॉम बोल रही होती है, क्या हुआ रोजी, आखिर तुम्हें चलने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। ली डोंग बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम उसके साथ में डॉक्टर के पास में चली जाओ। जाते हुए रोजी बोल रही होती है, नहीं मैं खुद को संभाल लूंगी। वहीं ली डोंग बोल रहा होता है, आंटी मैं आपकी बेटी का ना इस तरीके से ख्याल रखूंगा। रोजी की मॉम सोच रही होती है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं फालतू ही सोच रही हूँ, ली डोंग ना रोजी का बहुत अच्छा दोस्त है, वो पक्का से उसके साथ में कुछ ही बुरा नहीं करेगा। वहीं जो ली डोंग होता है वो रोजी को लेके बेसमेंट में अपनी कार के अंदर आ गया होता है। ली डोंग बोल रहा होता है, तुम हमेशा बहुत ही एरोगेंट बनती थी ना, तुम सोचते थे कि तुम वांग फैमिली के पार्टनर बन गई तो अब दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में, लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाला हूँ ना जिसके बाद में तुम दुनिया में ना किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। मैंग रोजी आखिर देखते है कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कौन आता है। इसी के साथ में ये एपिसोड यही पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।